नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड पहुंच गए हैं। देवभूमि पहुंचने पर जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी जोश और उत्साह के साथ भगत दा का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। तो जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि इस दौरान कई विधायक भी मौजूद रहे। और जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर जब भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे तो वहां पर भव्य स्वागत किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी की परंपरा के लिहाज से राजनीति में 80 साल की उम्र पार इस नेता के लिए मार्गदर्शक मंडल में ही जगह बचती है। ऐसे में उनका अगला पड़ाव क्या होगा? ऐसे में सवाल ये कि एकांतवास या फिर सियासत में छाएंगे कोश्यारी। इस रिपोर्ट को देखिए। एकांतवास में जाएंगे या सियासत में छाएंगे कोश्यारी? एकांतवास में जाकर अध्ययन में जीवन बिताएंगे या फिर सियासत में एक शक्तिपीठ की तरह अपने समर्थकों की मुराद पूरी करने का जरिया बनेंगे कोश्यारी? धामी सरकार दायित्व बांटने की तैयारी कर रही है। खबरें ये भी हैं कि दायित्वों के लिए कई कार्यकर्ता दिग्गज कोश्यारी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये दायित्वों से पता चलेगा कि कोश्यारी का सत्ता में अब कितना प्रभाव है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे वरिष्ठ नेताओं में से हैं और उनका पहले भी लगातार मार्गदर्शन और नेतृत्व मिलता रहा और अब उनका मार्गदर्शन लगातार हमको प्राप्त होता रहेगा। निश्चित तौर पर इससे पार्टी की शक्ति और बढ़ेगी। बेशक कोश्यारी ने राज्यपाल की कुर्सी त्यागने के बाद एकांतवास में रहकर अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन जो खाटी सियासतदान भगत दा को जानते हैं उन्हें मालूम है कि वो राजनीति से शायद ही दूर रह पाएंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उनका अगला कदम क्या होगा। पार्टी से जुड़े एक नेता कहते हैं कि इस बात पर निर्भर करेगा कि भगत दा अपना अगला ठिकाना पिथौरागढ़ को बनाते हैं या देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में अपने किराए के घर को। फिलहाल कोश्यारी की घर वापसी को लेकर सियासी निहितार्थ टटोले जाने लगे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी सक्रिय राजनीति में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि राज्यपाल पद पर रहे हैं और वरिष्ठतम व्यक्ति है, वरिष्ठतम राजनेता के हैं, बहुत लंबे समय से प्रदेश में काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, संघ में बहुत लंबे समय तक काम किया है। उनके अनुभवों का लाभ भी प्रदेश को मिल सकता है। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि भगत दा के उत्तराखंड आने से भाजपा के नेताओं में पता नहीं क्यों बेचैनी है। भाजपा के नेता जरूर बेचैन है। अगर खतरा है तो भाजपा के नेताओं को खतरा है, और अगर खतरा नहीं है तो भाजपा के नेताओं को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई दशकों की सियासत के बाद कोश्यारी के पीछे समर्थकों की एक बड़ी फौज है। जब कोश्यारी राज्यपाल थे तब संवैधानिक पद की मर्यादाएं थी। अब तो वो ऐसे सभी बंधनों से मुक्त हैं। हो सकता है कि वो समर्थकों के लिए ऑक्सीजन की तरह हो, जो सरकार में सत्ता प्रसाद की तमन्ना पाले हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि समर्थक कोश्यारी को ऐसे शक्तिपीठ के रूप में देखना चाहेंगे जहां माथा टेककर वो अपनी मनचाही मुराद पूरी कर सके। सवाल तो ये भी है कि उत्तराखंड की सियासत में भगत सिंह कोश्यारी की वापसी से क्या उनके शिष्य सीएम पुष्कर सिंह धामी को ताकत मिलेगी? क्योंकि सत्ता और सियासत के चक्रव्यूह को भेदने में जुटे धामी के लिए कोश्यारी या वाकई में कृष्ण की भूमिका में होंगे। ये इसलिए क्योंकि धामी को पार्टी के अंदर और बाहर अपने राजनीतिक विरोधियों और सियासी विरोधियों से लोहा लेना पड़ रहा है। ऐसे में कोश्यारी की चाणक्य नीति क्या अपने शिष्य की राजनीतिक यात्रा को और सहज बनाने में मददगार साबित होगी, या कोश्यारी एक अलग शक्ति ध्रुव बनकर अपने शिष्य की चुनौती को और कड़ा बना देंगे?
खैर जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि कोश्यारी के आने के बाद उत्तराखंड की सियासत की सूरत बदलना तय है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनके हार्ट के इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के बाद हरदा अस्पताल पहुंचे थे और भर्ती हुए हैं, जहां शुक्रवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक हरीश रावत पहुंचे और उनका हालचाल जाना। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हो रही 66वें ऑल इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट 2023 में लिफ्टिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ एविडेंस स्पर्धा में उत्तराखंड के उप निरीक्षक संदीप बिष्ट ने गोल्ड मेडल जीता, जिससे उत्तराखंड और उत्तराखंड पुलिस का मान बढ़ाया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने संदीप की इस उपलब्धि के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट ने हरिद्वार शहर में 20 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पॉड टैक्सी चलाने की मंजूरी दी है, जहां एक और हरिद्वार के मौजूदा विधायक मदन कौशिक के ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की खुशी है। वहीं हरिद्वार के आमजन में ये पॉड टैक्सी के साथ कॉरिडोर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार के मौजूदा विधायक मदन कौशिक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरिद्वार के लिए पॉड टैक्सी मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। मैं हरिद्वार की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें कोई भी तोड़फोड़ या फिर किसी भी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं कॉरिडोर के विषय में बोलते हुए मदन कौशिक ने कहा कि इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हरिद्वार के बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, मुझे विश्वास है कि उसका फैसला आम जनता को ध्यान में रखकर ही सरकार की तरफ से लिया जाएगा। हरिद्वार में जब मेट्रो की चर्चा आई थी, तब हरिद्वार में जो पहला सर्वे हुआ था, उसके आधार पर भारी संख्या में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या किसी के घर है, वो हटाए जाने की बात थी। तब हम लोगों ने कोई रास्ता निकाला कि या तो हम रोपवे, जो आजकल एक नया व्यवस्था शुरू हुई है शहरों के बीच में, या पोर्ट टैक्सी, दोनों में से कौन सा कर सकते हैं। पोर्ट टैक्सी जो लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर है, वहाँ हम लोग देखने भी गए थे और यहाँ पूरा प्रतिनिधिमंडल था, तब वहाँ हमने उसको ओके किया। इस पोर्ट टैक्सी में कोई भी घर, दुकान, मकान, किसी को भी क्षति नहीं होगी और ये प्रारंभिक तौर पर 20 किलोमीटर थी, बाकी फिर ये बढ़ती रहेगी और इसके आने से हरिद्वार में एक नए युग का आगाज होगा, एक नई सारी व्यवस्था देखने को मिलेगी। चाहे वो स्कूल में जाने की बच्चों की बात हो सेकंड थर्ड फेज में, या हरिद्वार दर्शन की बात हो, या हरिद्वार के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इसके उपयोग की बात हो, ये सब जगह। डीजीपी अशोक कुमार शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने मालखाने, मेस और असलहे के साथ ही अभिलेखों के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही कोतवाली में आगंतुकों और महिलाओं के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क की डीजीपी ने तारीफ की और कोतवाली परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को देख डीजीपी बेहद संतुष्ट नजर आए। निरीक्षण के दौरान आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरड़े और एसएसपी पंकज भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उनके द्वारा कोतवाली का बारीकी से निरीक्षण किया गया है, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर मिली हैं। आज मैंने जो हल्द्वानी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, हमारे साथ आईजी साहब और एसएसपी साहब भी थे। कुल मिलाकर के हमने पूरा भवन का निरीक्षण किया। यहाँ पे जो थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, बैरक, महिला बैरक, महिला हेल्पलाइन और ये सब का भी निरीक्षण किया। तो ओवरऑल मैंने दो चीज़ें इनके इस थाने के बारे में बहुत अच्छी पाई हैं।
एक तो महिला हेल्पलाइन और महिला हेल्प डेस्क भी, और तीसरा कार्यालय का रखरखाव। कार्यालय में जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव, तो उनके जो प्रभारी हैं, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, कार्यालय अभिलेख प्रभारी, उन लोगों को पुरस्कृत भी किया है। हल्द्वानी में नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगने के कारण अब आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लगातार आग लगने की वजह से ट्रंचिंग ग्राउंड से आ रही बदबू और प्रदूषित हवा से लोग काफी परेशान हैं। नगर निगम में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आग बुझाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। धुएं से आसपास की आबादी खासी परेशान है। वहीं रात में सुलगते धुएं की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आम जनता इस बात की शिकायत लेकर नगर आयुक्त से मिल चुकी है, पर अभी भी इस समस्या से लोगों को निजात मिलते नहीं दिख रही है। हालांकि मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि वो स्वयं मौके का निरीक्षण कर चुके हैं। काफी हद तक आग बुझाई जा चुकी है। सड़क के किनारे हाल ही में कूड़े की आग बुझाने का काम चल रहा है। जल्द ही पूरी आग को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया जाएगा। चूँकि आग अंदर तक चली गई, इसलिए अभी धुआं उसमें निकल रहा है और धुआं भी खत्म हो जाए इसके लिए लगातार उसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि हम उसमें शीघ्र धुआं भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो इसका अस्थायी समाधान है उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। पिछले 3 महीने से वहाँ पर लीगेसी सफाई व्यवस्था की जा रही है। मैंने निरीक्षण किया था तो उसमें मुझे लगा कि उनकी कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसलिए मैं उनको कंपनी को नोटिस भी दे रहा हूँ और मौखिक रूप से निर्देश दिया कि आप इसको 2 शिफ्ट में क्लीनिंग की कार्रवाई करिए ताकि 6 महीने का जो हमारा नियत अवधि है उसमें पूरा ट्रंचिंग ग्राउंड साफ हो जाए। ट्रंचिंग ग्राउंड साफ होना ही आग लगने और धुआं निकलने की का स्थायी समाधान है। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी है। पॉलिसियों को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए इन्वेंशन को बढ़ावा देगी। इन्होंने बताया है कि इससे पहले उत्तराखंड में स्टार्टअप पॉलिसी 2018 लागू थी, जो कि अब पूरी तरह हो चुकी है और नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लाई गई है। इन्वेस्टमेंट देखिए, जैसे पिछले सालों तक हम लोग 7,000 से 7,500 करोड़ का टारगेट हम लोग का था जो हम लोग अचीव कर रहे थे। इस साल हम लोग ऑलरेडी 11,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इस साल का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 11,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब जो ये सब पॉलिसीज आई हैं, इससे निश्चित रूप से हम इससे ज्यादा टारगेट करेंगे कि हम लोग 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ एक साल के अंदर पहुंचे। फिर अगर और बड़े प्लान कुछ हम लोग करते हैं तो और टारगेट उस हिसाब से हम लोग। जोशीमठ में आई दरारों के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राशन के किट बांटने पहुंचे प्रशासन की टीम को लोगों ने वापस भगा दिया। गुस्साए प्रभावित परिवारों ने कहा कि उनको राशन, कपड़े, कंबल की आवश्यकता नहीं है। उनका घर टूटा है, उनको रहने के लिए घर मुहैया करवाया जाए। यदि प्रशासन उनको रहने के लिए घर मुहैया नहीं करवा सकता तो उनको उठाकर जेल में बंद कर दे। वो पूरे परिवार के साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। गुस्साए लोगों का कहना है कि प्रशासन उनको राशन देकर बहला रहा है। उनके पास इतना राशन है कि रखने के लिए जगह नहीं है, उनके सिर पर छत नहीं है और प्रशासन उनको ये फिजूल कर राशन दे देकर उनका भार और बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए महकमे का ऑनलाइन रिकॉर्ड बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहा है और इसके लिए शिक्षा विभाग राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जो उत्तराखंड के हजारों शिक्षकों, स्कूलों और लाखों छात्रों का हर रिकॉर्ड तैयार करेगा। यही नहीं, इसके जरिए हर एक विद्यालय से लेकर निदेशालय स्तर तक मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। विद्या समीक्षा केंद्र में शिक्षा विभाग से जुड़े हर शख्स और व्यवस्था का रिकॉर्ड हो रहेगा। अफसर जहां होंगे वहीं से 16,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल, 17 लाख से ज्यादा छात्रों और 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की जानकारी एक क्लिक में हासिल कर लेंगे। इसकी शुरुआत 27 मार्च से होगी। ये पूरे विद्यालय शिक्षा विभाग अगर हम बात करें तो जो हमारा विद्यालय स्तर से लेकर के और महानिदेशालय स्तर तक
उसमें पूरे सिस्टम को हम एक प्लेटफॉर्म पर ले आ रहे हैं। ऑनलाइन इसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसके मॉड्यूल्स हैं। जैसे उसमें स्टूडेंट मैनेजमेंट का है, टीचर मैनेजमेंट का है, जो हमारा असेसमेंट का वो भी एक पार्ट है उसमें। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, पत्राचार है, उसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें कम करें और सारी चीज़ें ऑनलाइन की जाए। तो उसको लेकर के हमने विद्या समीक्षा केंद्र के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। और उसका जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ निदेशालय स्तर पर बनाया जाएगा। जेल से रिहा होने के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात की और इस दौरान आंदोलनकारी छात्र छात्राओं ने फूल माला पहनाकर बॉबी पवार का स्वागत किया। आपको बता दें कि सीजेएम के आदेश के बाद बॉबी पवार शहीद स्थल पहुंचे, जहां बॉबी पवार की तरफ से युवाओं को धरना खत्म करने के लिए समझाने की कोशिश की जा रही है। टिहरी जिले के धनौल्टी निवासी गुड्डू सिंह पवार ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल गुड्डू एक विकलांग व्यक्ति है। उनका आरोप है कि वो 2018 से बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके घर बिजली का कनेक्शन लग जाए, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की है और उल्टा बिजली कनेक्शन लेने के लिए 78,000 का एस्टीमेट थमा दिया है और कहा है कि पहले ये धनराशि जमा करो, फिर उसके बाद कनेक्शन दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुड्डू विकलांग है। मुझे जो डीएम साहब के पीए उन्होंने भेजा कि यहाँ पे उनसे बात कर लो। कल डीएम साहब से बात हुई थी तो बिजली वालों ने बोला कि आज बिजली लगाने आ जाएंगे। और मैंने उनसे जब बात की तो वो बोल रहे पहले 78,000 जमा करो। 78,000 किस बात की? मेरे पास लाइट भी नहीं, और अगर 78,000 होती है हमारे पास तो यहाँ थोड़ी आना पड़ता है, इतना सरकारी चक्कर थोड़ी काटने पड़ते हैं। रात रात में मेरे को इतना स्कूटी चला के आना पड़ता है, इतना दिक्कत होना पड़ता है। पाँव से आप देख रहे हो मेरा गांव पूरा जंगल के बीच में है, वहाँ पे जंगली जानवरों का डर है, पता नहीं क्या क्या क्या। मैं अकेला घर में हूँ। 2018 से लेके मतलब हर 6 महीने हर 2 महीने इनका चक्कर काट रहा हूँ कि बिजली दे दो बिजली दे दो। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अब 78,000 रुपये मांग रहे हैं। किस बात के 78,000 रुपये? बहुत परेशान कर रखा है ना। महाशिवरात्रि को लेकर उत्तराखंड के हजारों मंदिर सज धज कर तैयार हो चुके हैं। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में राजधानी देहरादून के सबसे पौराणिक मंदिर टपकेश्वर महादेव के मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का धरती पर प्राकट्य हुआ था। महाशिवरात्रि यानी भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दिन शनिवार को है। महाशिवरात्रि पर भक्तों का भगवान भोले के मंदिरों में उमड़ना भी स्वाभाविक है। भोले शंकर की ससुराल दक्ष नगरी कनखल में महाशिवरात्रि की धूम रहती है। कनखल के भगवान शिव की ससुराल पौराणिक दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर और हरिद्वार के अन्य सभी शिवालयों में शिव भक्त भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं इसको लेकर सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर का कहना है कि हमारे कोतवाली क्षेत्र में हर की पैड़ी भी काफी सेंसिटिव है और जगह जगह जो शिवालय हैं जहां पर जल चढ़ेगा उनके स्थिति को देखते हुए जहां पर भी अधिक भीड़ रहती है वहां पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और घाटों पर भी काफी लोगों के स्नान करने के चलने और उसमें भी पीएससी बल मंगाया गया है और इसके साथ ही कांवड़ भी चल रही है। इसके दृष्टिगत ट्रैफिक प्लान अप्लाई किया गया है। देखिए हमारे कोतवाली क्षेत्र में जो है हर की पैड़ी भी काफ़ी सेंसिटिव है और जगह जगह जो अन्य शिवालय हैं जहाँ पे जल चढ़ेगा
उसमें सेंसिटिविटी देखते हुए जहाँ भीड़ अत्यधिक रहती है वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और घाटों पे भी काफ़ी लोग स्नान करने आते हैं, तो उसमें भी पीएसी बल मंगाया गया और आगे स्नान भी है, तो उसके लिए बाहर अन्य ज़िलों से भी फोर्स आया है और साथ ही साथ कांवड़ भी चल रही है, उसके दृष्टिगत भी ट्रैफिक प्लान अप्लाई कर रखा है और उसके लिए भी ट्रैफिक की ड्यूटी सब हम। हरिद्वार के सिडकुल स्थित देवगंगा सोसाइटी में कमरे में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल घर पर काम करने वाली नौकरी जब काम करने के लिए पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद नौकरानी ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई, जहां बेड पर महिला की लाश पड़ी मिली है। वहीं जानकारी के मुताबिक महिला की उम्र करीब 45 साल है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।